हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग से स्टार्ट करेंगे आज। प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। द थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन अ पर्सन्स एफर्ट टू रिमूव ऑब्स्टिकल्स इन अ वे टू अचीव द गोल स्टेट। मतलब कि ऐसा थॉट प्रोसेस, थिंकिंग का प्रोसेस जिसमें हम अपने ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने में एफर्ट लगाते हैं। जो भी हमारे रास्ते में रुकावटें आ रही हैं उनको हटाने में एफर्ट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। गोल स्टेट मतलब जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं उस चीज को अचीव कर सकें। तो एक तरीके से इस डेफिनेशन से हमें ये पता चल रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक थिंकिंग प्रोसेस है। इसमें भी हमें बहुत क्रिटिकली सोचना पड़ता है, कई बार बहुत क्रिएटिवली भी सोचना पड़ता है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स पुराने तरीके से ठीक नहीं होती है तो उनके लिए हमें नए सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। कई बार कुछ प्रॉब्लम्स पहली बार आती है हमारे साथ, तो हमारे सामने वो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो फर्स्ट टाइम होती हैं। पहले कभी किसी ने उस चीज़ को नहीं किया होता है सॉल्व, तो हमें वो सॉल्व करने के लिए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं। तो उस केस में जिसकी क्रिएटिव थिंकिंग अच्छी होगी उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अच्छी होगी। तो यहाँ पे ये जैसे कह रहे हैं कि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग तो है ही है। क्रिटिकल मतलब आप बहुत ध्यान से हर एक चीज़ के बारे में सोच के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बारे में सोच के। और प्रॉब्लम सॉल्विंग वैसे तो हमारे रूटीन में डेली आती रहती है। सुबह से लेकर शाम तक हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है जिसको हम डेली सॉल्व कर रहे होते हैं। तो साइकोलॉजिकल रिसर्चेज में यही चीज़ को समझने की कोशिश की गई है कि हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और जो लेवल्स ऑफ प्रॉब्लम है, छोटी से लेके बड़ी तक, हमारे डिसीजंस किस तरह से चेंज होते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं इससे रिलेटेड। पहला टर्म है ओरिजिनल और इनिशियल स्टेट। ओरिजिनल और एक तरीके से ये स्टेट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मतलब कि कैसे शुरू होता है, कहाँ तक जाता है। तो इनिशियल स्टेज क्या है कि जब पहली बार हमें जैसे प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हम शुरू करते हैं, और ये एक इनिशियल स्टेज, जैसे नाम से लग रहा है ना कि पहले शुरुआती की स्टेज है ये। फिर आती है गोल और एंड स्टेट। लास्ट में जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है एंड द स्टेज इज रीच इफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। गोल स्टेट क्या है? जो हर एक पर्सन को डिजायर्ड है, मतलब हर किसी को अपने प्रॉब्लम की इनिशियल स्टेज से गोल स्टेट पे पहुंचना है। हर किसी को अपने प्रॉब्लम के शुरुआत से लेके उसके एंड तक पहुंचना है। तो जो एंड है वो गोल स्टेट है। The person concerned who is with the initial state of the problem and wants to reach the goal put efforts to reach the goal। तो हम लोग किस चीज में एफर्ट करते हैं? जैसे कि इसकी डेफिनेशन में भी लिखा था कि हम उस गोल की तरफ बढ़ने के लिए एफर्ट करते हैं, रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, जो भी ऑब्स्टिकल्स बीच में आ रहे हैं उसको रिमूव करके। देन कम्स पर्सन एंड ऑपरेटर। पर्सन एंड ऑपरेटर मीन्स वो पर्सन जिसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, जो इनिशियल स्टेट पे है, जो एफर्ट लगा रहा है फाइनल स्टेट पे पहुंचने के लिए, जो एफर्ट लगा रहा है अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए। तो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है वो है पर्सन या ऑपरेटर। देन कम्स प्रॉब्लम स्पेस। प्रॉब्लम स्पेस में क्या है? अगर हम तीनों चीज़ों को मिला दें, इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट एंड ऑपरेटर, तीनों को मिला दें तो वो प्रॉब्लम स्पेस बन जाती है। तो आप इसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि सपोज ये कोई पर्सन है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, जिसको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है और उसको यहाँ पहुँचना है जहाँ उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ये पर्सन एफर्ट लगा रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है कि किसी तरीके से वो अपने बीच के ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके अपने इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट पे पहुंच जाए। तो ये पर्सन या ऑपरेटर प्लस ये इसकी इनिशियल स्टेट प्लस ये इसकी गोल स्टेट, अगर हम सबको कंबाइन कर दें तो ये बन जाती है आपकी प्रॉब्लम स्पेस। सो प्रॉब्लम स्पेस में ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनको ऑर्गेनाइज तरीके से हमें अपनी जगह पे लगाना है। और अगर हम प्रॉब्लम स्पेस को अच्छे से समझ जाएं तो हमें सॉल्यूशन भी जल्दी मिलता है। A successful understanding of the problem space would require coherence, correspondence, relationship to the background knowledge, etc. तो coherence means कि हम किसी भी प्रॉब्लम को बहुत क्लैरिटी से समझें और कंसिस्टेंसी से उसको उसके ऊपर एफर्ट लगाएं। दैट इज कोहेरेंस, कि हमें कंसिस्टेंटली हर एक लेवल पे एफर्ट लगाना है
ऐसा नहीं है कि हमने 2-3 लेवल क्रॉस कर लिए और उसके बाद हम परेशान हो गए, हमने उस प्रॉब्लम को वहीं छोड़ दिया। तो कोहेरेंस मीन्स आपको उस पे कंसिस्टेंटली एफर्ट लगाना है। कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स आपको चीज़ों के बीच का रिलेशनशिप समझना है। एंड रिलेशनशिप टू बैकग्राउंड नॉलेज, आपको बैकग्राउंड नॉलेज भी उसमें रिक्वायर होती है, क्योंकि जब आप कोई नई प्रॉब्लम भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपकी जो एक्सपीरियंस है पुराना, आपकी जो नॉलेज है वही काम आती है। सडनली आप कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते बिना किसी एक्सपीरियंस के। तो ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। कोहेरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम स्पेस रेफर्स टू कनेक्टिंग द एलिमेंट्स इन अ मीनिंगफुल मैनर। तो पहले तो एलिमेंट्स को मीनिंगफुल मैनर में लगाना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है चीज़ों को। सक्सेसफुल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो रिक्वायर्स क्लोज कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम स्पेस के अंदर की चीज़ें हैं, चाहे वो आप हो, आपकी प्रॉब्लम है और आपका गोल है जहां आपने पहुंचना है। जैसे सपोज आप एज अ स्टूडेंट, आपकी इनिशियल स्टेट ये है कि आपके एग्जाम आ रहे हैं और आपका सिलेबस कवर्ड नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। बीच में आपके बहुत सारी रुकावटें हैं कि टाइम कम है, कुछ लोग वर्किंग हैं तो उनके ऑफिस का भी प्रेशर है, कुछ लोगों के घर में काम का टाइम का वो नहीं हो पाता है पढ़ने का, प्लस नोट्स नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं और फाइनल गोल ये है कि आपका एग्जाम है। दिस इज योर गोल स्टेट जहां आपने पहुंचना है। ये सारी चीजें आपकी प्रॉब्लम स्पेस के अंदर आ रही है। आप खुद, आपके एग्जाम्स और आपकी जो एग्जाम सक्सेसफुली करने की जो एंड स्टेट है। अब इनिशियल स्टेट कब स्टार्ट होती है? जैसे ही आपको डेट शीट मिलती है, आपकी इनिशियल स्टेट ऑफ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि डेट शीट आ गई है, एग्जाम डेट आ गई है और अब पढ़ाई करनी है और इतनी सारे प्रॉब्लम्स है बीच में। तो अब आप उसके ऊपर जब कंसिस्टेंटली काम करोगे, आप उस पूरे चीज़ों को पहले तो प्रॉपरली एक उसमें रखोगे, मैनर में, मीनिंगफुल मैनर में, कि आपने कैसे, कब आपकी एग्ज़ाम की डेट कौन सी है, उसके पहले आपके पास कितने दिन हैं, आपके पास कितना सिलेबस है, वो सारी चीज़ें मीनिंगफुल मैनर में एक प्रॉपर रिलेशन में रखी जाएंगी। आप उस पर कंसिस्टेंटली काम करोगे और आप उसको मतलब कि उसमें सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे कि हमने कैसे धीरे धीरे करके हर एक ऑब्स्टिकल्स को दूर करने हैं। जैसे कि टाइम का जो कमी है उसको कैसे हमने सॉल्व करना है, वर्क प्रेशर है तो उसको कैसे बैलेंस करना है। तो ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है अगर नोट्स, तो उसके लिए कैसे, कहाँ से हमें और रिसोर्सेज ढूंढने हैं। तो धीरे धीरे आपने हर एक ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करना है, तभी आप अपने गोल स्टेट पे पहुंचोगे। अदरवाइज आप बीच में ही रुक जाओगे और आपका गोल स्टेट यानी कि सक्सेसफुल क्लियरिंग ऑफ एग्जाम नहीं हो पाएगा। तो ये प्रॉब्लम स्पेस है पूरा, जो ये सारी चीज़ें आपके इन सब ने आपका एक अलग से स्पेस बना दिया है, इमेजिनेबल स्पेस बना दिया है, जहां पे आप सिर्फ इसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो। दैट इज योर प्रॉब्लम स्पेस। रूल्स क्या होते हैं? दीज रेफर्स टू द रूल्स एग्जिस्ट इन कन्वर्टिंग द प्रॉब्लम स्टेट इनटू अ गोल स्टेट। अब जैसे आपका यहाँ पे क्या गोल है कि आपने जो है अपना एग्जाम सीरियसली क्लियर करने हैं सक्सेसफुली। अब इसलिए आप कुछ रूल्स बनाओगे अपने लिए। सुबह जल्दी उठना है, शाम को भी पढ़ना है, पढ़ने के लिए टाइम निकालना है, वीडियोस देख के समझना है, नोट्स बनाने हैं, जो भी रूल्स आप बनाओगे वो सारे रूल्स आपको आपकी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे लेके जाएंगे। वो रूल्स की बात ये कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम की एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे लेके जाते हैं हमें रूल्स। ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं रूल्स। एंड इट बिगिंस विद ऑब्स्टिकल्स और डिफरेंस बिटवीन। तो ऑब्स्टिकल से शुरुआत होती है ना। हमारे पहले ऑब्स्टिकल्स क्या है? जैसे टाइम की कमी है तो पहले हम रूल बनाएंगे कि हमें टाइम टेबल एक बना लेना चाहिए पढ़ने के लिए। तो ऐसे करते करते जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी उससे हम शुरू करेंगे और जो डिफरेंस है आपके ओरिजिनल स्टेट से गोल स्टेट के बीच का उसको कवर करेंगे हम धीरे धीरे। तो ये रूल्स हमें हेल्प करते हैं अपने फाइनल स्टेट पे पहुंचने के लिए। एग्जाम्पल इन्होंने एक दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कोलर का एक एक्सपेरिमेंट था चिंपांजी वाला। ये हम एग्जाम्पल की तरह भी पढ़ लेते हैं और वैसे भी हमें एक्सपेरिमेंट भी पता होना चाहिए कि कोलर ने जो है चिंपांजी को एक्सपेरिमेंट क्या किया था, उसको एक केज में रख दिया था, केज जैसे पिंजरा होता है, और वो हंग्री था, वो चिंपांजी था, उसको खाना नहीं दिया था, उसको भूख लगी थी, और जो बनानास थे वो रूफ पे टंगे हुए थे। तो उसकी इनिशियल स्टेट ये थी कि उसको भूख लगी है, उसे किसी तरीके से बनानास पे पहुंचना है, और वो रूफ पे टंगे हैं और वो रूफ पे उसका हाथ नहीं जा रहा है, और उसके साथ में ही 3 बॉक्सेस पड़े हैं फ्लोर पे। तो जैसे सपोज इस तरह से कोई केज है,
और केज के अंदर यहाँ पे चिंपांजी है, यहाँ पे बैठा हुआ है और उसको भूख लगी है चिंपांजी को, यहाँ पे बनानाज है जहाँ पे वो पहुंच नहीं पा रहा है, और वहीं कहीं साइड में केज पे 3 बॉक्सेस रखे हुए हैं, जिसका आप चिंपांजी को क्या पता कि बॉक्स का क्या यूज हो सकता है या क्या किस लिए रखा है। इट शुड बी नोटेड दैट चिंपांजी केम क्लोजर टू दी बनानाज ओनली बाय पुटिंग। अब ये हमें समझ में आ रहा है कि देखो 3 बॉक्सेस रखे होंगे तो वो ऑब्वियसली उन तीनों बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रखेगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने गोल पे पहुंच जाएगा ऊपर। बट अभी चिंपांजी का कॉग्निशन लेवल उतना नहीं है जितना ह्यूमन बींग्स का होता है, तो वो सडनली ये चीज देख के नहीं बता पाएगा। हमको क्यों पता है? क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का, हमने देखा हुआ है, हमें नॉलेज है, तो हम इस तरह की प्रॉब्लम हमारे लिए छोटी हो गई है। अब चिंपांजी के केस में क्या हुआ? कोलर्स एक्सपेरिमेंट आफ्टर अ सीरीज ऑफ इररेलेवेंट बिहेवियर। चिंपांजी ने बहुत कोशिश की बनाना तक पहुंचने की, बहुत कुछ करा उसने, वो नहीं पहुंच पाया सडनली। अब जैसे हमने वो स्टेजेस नहीं पढ़ी थी कि क्रिएटिविटी में भी कुछ स्टेजेस होती है, वैसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी होती है कि पहले बहुत ट्राई करते रहते हैं, फिर हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं इंक्यूबेशन में, फिर सडनली हमें याद आता है। तो ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर चुका, थक गया, उसने छोड़ दिया, उसके बाद उसको सडनली एक सोल्यूशन मिला और उसको ये समझ में आ गया कि अगर मैं ये तीनों बॉक्सेस को एक के ऊपर एक यहाँ रखूंगा तो मैं इस पे चढ़ के अपने बनानास को ले सकता हूँ। ये एग्जाम्पल इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग का बताया, जिसमें आपको स्टेजेस भी पता चली कैसे होता है और ये भी पता चला कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है कैसे हम एक अपनी इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट पे पहुंचते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ये कोलर का एक्सपेरिमेंट आपको वैसे भी पता होना चाहिए, नाम इंपॉर्टेंट है, ये कोलर आपको नाम याद रखना है। एंड so internal representation and understanding of the problem which was continuously going in chimpanzee's unconscious mind termed as insight। तो कोलर ने भी बोला है कि फाइनली उसको इंसाइट आ जाता है, मतलब सडनली उसको सॉल्यूशन आ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। देन कम्स टाइपोलॉजीज ऑफ द प्रॉब्लम। टाइपोलॉजीज में हम ये देखते हैं कि हम किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किस तरीके से टर्म दे सकते हैं। जैसे अगर पहले ये बोल रहे हैं कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होती है या फिर इल डिफाइंड प्रॉब्लम होती है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होती है? अ प्रॉब्लम इज वेल डिफाइंड इफ देर इज अ डिफाइनेबल इनिशियल स्टेट एंड अ गोल स्टेट। कुछ प्रॉब्लम्स में जब हमें पूरा एग्जैक्टली पता है कि हमारी इनिशियल स्टेट क्या है और हमारा गोल क्या है, जिसको हम क्लियरली लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं एक्सप्लिसिटली, जिसमें हम रूल्स रख सकते हैं। जैसे हमारी एग्जाम वाली प्रॉब्लम की जो मैं बात कर रही थी, वो भी एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। हमें उसमें पता है हमारी इनिशियल स्टेट क्या है, हमें ये भी पता है उसमें गोल क्या है, और हमें पता है कि हमने उसमें ऑपरेटर कौन है, ये भी क्लियर है बिल्कुल, ऑपरेटर कौन है इसमें, और रूल्स क्या हमें रखने होंगे उस तक पहुंचने के लिए, गोल तक। तो जब ऐसे प्रॉब्लम होती है जिसमें सब कुछ क्लियर होता है, उसको वेल डिफाइंड बोलते हैं। कोलर की प्रॉब्लम भी वेल डिफाइंड है, उसमें ऑपरेटर कौन है, चिंपांजी है, इनिशियल स्टेट क्या है कि वो हंग्री है, गोल स्टेट क्या है, उसको बनानास तक पहुंचना है। इल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होती है? इन विच वन और ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम स्पेस आर नॉट क्लियरली डिफाइंड। अब जहाँ पे इनिशियल स्टेट नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, गोल स्टेट नहीं पता फाइनल क्या होने वाली है, अनप्रिडिक्टेबल है गोल, ऑपरेटर और रूल्स का क्लियर नहीं है, उसको हम इल डिफाइंड प्रॉब्लम बोलते हैं। जैसे क्रिएशन ऑफ अ पेंटिंग, कोई पेंटिंग बनाना चाहता है, उसकी पेंटिंग का गोल क्या है, वो किस तरीके से, उसमें कोई रूल सेट नहीं है। पेंटिंग तो एक आर्ट है, और आर्ट्स में क्या होता है, जैसे कोई भी आर्ट हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, उसमें सर्टेन रूल्स रेगुलेशन फिक्स नहीं होते हैं, और क्या उसका एंड रिजल्ट होगा वो भी बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। कई बार चीज़ बहुत अच्छी बन के आ जाती है, कई बार नहीं। उसको हम इल डिफाइंड प्रॉब्लम बोलते हैं, जहाँ पे हमें इनिशियल और फाइनल गोल स्टेट नहीं पता है। Then comes problem of inducing structure. Problems of inducing structure require determining relationship among several elements of a problem. तो जब हम प्रॉब्लम के अंदर के सारे एलिमेंट्स के रिलेशनशिप डिटरमिन करते हैं, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, टेक द एनालॉजी प्रॉब्लम इन विच ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू फाइंड अ स्ट्रक्चर इन सम एलिमेंट्स विथ क्लियरली डिफाइंड रूल्स। For example of structured elements are bird to sky as fish is to water. Analogies क्या होती हैं? जैसे
एनालॉजीज होती है जहाँ पे हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं ये बताने के लिए कि वो दो चीज़ें कैसे सिमिलर हैं। जैसे अगर हम अपनी ह्यूमन माइंड को अगर हम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग से कंपेयर करते हैं, मेमोरी में हमने पढ़ा है ना कि हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मेमोरी की और कंप्यूटर की आपस में कंपेयर, उसे एनालॉजी बोलते हैं। तो एनालॉजी में हम दो चीज़ों को सिमिलर कंपेयर करते हैं। जैसे इन्होंने भी दिया हुआ है, बर्ड जैसे स्काई में होता है वैसे फिश वाटर में होती है, ये एनालॉजी है। तो इसमें क्या है, प्रॉब्लम ऑफ इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जब हम दो चीज़ों के बीच का रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं एनालॉजी की फॉर्म में, एनालॉजी प्रॉब्लम होती है। जैसे सॉल्विंग एनालॉजी प्रॉब्लम रिक्वायर 3। अब एनालॉजी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम एनालॉजी को ही सोचेंगे। तो एनालॉजी को सॉल्व करने के लिए 3 टाइप के कॉग्निटिव स्किल्स चाहिए, प्रोसेस ऑफ एट्रीब्यूट डिस्कवरी, प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग, process of comparing encoding attribute, evaluating attribute based on the structure among the elements। जैसे मान लो एट्रीब्यूट डिस्कवरी का क्या मतलब हुआ, हमें एट्रीब्यूट्स ढूंढने हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, किसी चीज़ की क्वालिटी या किसी चीज़ के फीचर्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बर्ड और फिश के फीचर्स को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं, इन दोनों के बीच का एनालॉजी बनाना चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि बर्ड और स्काई का क्या आपस में रिलेशन है, बर्ड के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, स्काई की क्या। स्काई जो है बर्ड का एक तरीके से घर की तरह है, होम की तरह है, जहाँ पे बर्ड कहीं भी जा सकता है और वो वहाँ पे जी सकता है। ऐसे ही हम फिश के बारे में सोचेंगे कि वाटर जो है वो फिश के घर की तरह है, जहाँ पे वो कहीं भी जा सकता है। तो हम एट्रीब्यूट्स पहले तो उसके सोच रहे हैं। जैसे हमने मेमोरी वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि हम मेमोरी में किस तरीके से इंफॉर्मेशन पहले हमारे माइंड में एनकोड होती है, फिर वो स्टोर होती है, प्रोसेस होती है, उसके बाद वो स्टोर होती है, स्टोर होने के बाद वो रिट्रीव होती है। ये हमने किसके वो देखे, अपनी मेमोरी के एट्रीब्यूट्स देखे। फिर हमने कंप्यूटर सिस्टम के एट्रीब्यूट्स देखे कि उसमें भी हम कोई इन्फॉर्मेशन टाइप करते हैं तो वो पहले एनकोड करता है, उसको प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, सेव कर लेता है, जब वो तो स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट टाइम हमें जब वो चीज़ दोबारा हम उसको खोलते हैं तो वो रिट्रीव हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एट्रीब्यूट डिस्कवरी कर रहे हैं दोनों चीज़ों की, जिनको हमने आपस में रिलेशनशिप में वो करना है, कंपेयर करना है। प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग, फिर हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो एक दूसरे से सिमिलर हैं। देन प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग, फिर हम क्या करते हैं, जो एट्रीब्यूट्स हमने लिखे हैं उसको, दोनों के एट्रीब्यूट्स को आपस में कंपेयर करते हैं, जिन दो चीज़ों को हमने आपस में कंपेयर करना है। जैसे बर्ड टू स्काई एंड फिश टू वाटर, इनके एट्रीब्यूट्स हमने देखे, इनको एनकोड किया, उसके बाद आपस में कंपेयर किया कि क्या अगर हम बर्ड को स्काई से हटा दें तो क्या वो कहीं रह पाएगा, या फिर हम उसको पानी में डाल दें तो क्या वो रह लेगा। ऐसे ही फिश को अगर हम पानी से निकाल के बाहर कर दें, तो एट्रीब्यूट्स आपस में कंपेयर करते हैं, तब हमें एनालॉजी समझ में आती हैं। तो ये है एनालॉजीज की प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्टेप्स। फिर है प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर फाइंडिंग अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। अब जैसे एनालॉजी की प्रॉब्लम में हमें क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रॉब्लम होती है जिसमें हमें सीक्वेंस बतानी होती है। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसका नाम है टावर ऑफ हनोई, अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे इन्होंने इलस्ट्रेट भी किया हुआ है, अगर आपको मैं डायग्राम दिखाती हूँ। ये टावर ऑफ हनोई करके एक प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये टावर ऑफ हनोई जो प्रॉब्लम है, इसके रूल्स ये हैं कि जैसे आपको यहाँ पे 3 डिस्क दिख रहे हैं, डिस्क नंबर 1, 2 और 3। इसमें क्या है कि सबसे छोटी डिस्क सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे उससे बड़ी है, सबसे नीचे सबसे बड़ी डिस्क है। 3 टावर्स हैं, टावर ए, ये वाला जो टावर है ये टावर ए है, ये टावर बी है, ये टावर सी है। प्रॉब्लम की इनिशियल स्टेट है कि ये तीनों टावर्स जो यहाँ पे हैं इसको गोल स्टेट तक पहुंचाना है, और गोल स्टेट कौन सी है, टावर सी। ये यहाँ पे आने चाहिए तीनों, और तीनों की ही सीक्वेंस ऐसी होनी चाहिए जैसे दिख रही है 1, 2 और 3। अब जैसे ये हो गई इनिशियल स्टेट, ये हो गई फाइनल स्टेट। इसके रूल्स भी हैं कुछ, जैसा हमने पढ़ा था कि प्रॉब्लम में रूल्स होते हैं। रूल्स ये हैं कि आप एक टाइम पे एक ही डिस्क उठा सकते हो, और ऐसा नहीं कर सकते कि आपने नीचे छोटी डिस्क रख दी, ऊपर उससे बड़ी रख दी, और सबसे ऊपर रख दी सबसे बड़ी, ये भी नहीं कर सकते। मतलब आपने एक टाइम पे एक ही डिस्क उठानी है,
और सपोज आपने एक यहाँ रखी तो दूसरी आप यहीं रखोगे। आप ये नहीं कर सकते कि छोटी वाली आपने नीचे रख के बड़ी वाली ऊपर रख दी है। तो इस तरीके से आपने इसका एल्गोरिथम निकालना है, या फिर आपने स्टेप बाय स्टेप आपने इसका सॉल्यूशन निकालना है कि कैसे हम ये टावर्स तीनों जो तीनों डिस्क हैं 1, 2 और 3 एक एक करके यहाँ पे सेम टू सेम तरीके से लेके आ जाएं जैसे यहाँ दिखाया हुआ है। और ये भी ना हो कि हम नीचे छोटी डिस्क रखें और उसके ऊपर बड़ी आ जाए, ये भी नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन आप अगर थोड़ी देर वीडियो पॉज करके आप कोशिश करो इसका सॉल्यूशन निकालने की, कि डिस्क ए से डिस्क सी तक ये लेके जाने हैं। 3 टावर हैं आपके पास ए बी सी, एग्जैक्टली यहाँ आके भी ऐसे ही दिखने चाहिए। टावर नंबर 1 ऊपर, टावर नंबर 2 नीचे और टावर नंबर 3 नीचे, ऐसे ही दिखने चाहिए। आप इस वाले टावर का यूज़ कर सकते हो बीच में डिस्क को यहाँ रखने के लिए, लेकिन नीचे छोटी नहीं आनी चाहिए, ऊपर बड़ी नहीं आनी चाहिए, हमेशा नीचे बड़ी होनी चाहिए। तो आप कोशिश करो पॉज करके, अगर आप ये सॉल्व कर पाओ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से पता चल जाएगा कि आप कितना क्रिएटिवली क्रिटिकली सोच के ये कर पाते हो। अगर नहीं कर सकते, पॉज करके नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आगे मैं सॉल्यूशन तो बता ही रही हूँ, तो वो देख सकते हो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताती हूँ क्योंकि इसके स्टेप्स हैं कुछ। जैसे कि हमने देखा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन वाले में सीक्वेंस होते हैं, इसकी सीक्वेंस है कुछ। सीक्वेंस कैसे है, सपोज 3 टावर्स है हमारे पास यहाँ पे, एक है टावर ए, टावर बी और टावर सी, ये 3 टावर्स हैं। मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ ABC, जैसे कि ये दिख रहे हैं यहाँ पे। इसमें अभी फिलहाल डिस्क नंबर 1, डिस्क नंबर 2 और डिस्क नंबर 3 यहाँ पे है जो हमें सी पे लेके जानी है। हम डायरेक्टली तीनों नहीं उठा सकते, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके उठाएंगे। पहले हमने डिस्क नंबर 1 को उठाया और हमने उसको यहाँ रख दिया, डिस्क नंबर 1 को, और हमने डिस्क नंबर 2 को उठाया और हमने उसको यहाँ रख दिया। ये हमने पहले स्टेप में किया है, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों डिस्क हट गई। अब यहाँ पे सिर्फ डिस्क नंबर 3 बची है। हमने क्या किया है, पहले स्टेप में फर्स्ट डिस्क को उठा के यहाँ रख दिया है और सेकंड डिस्क को उठा के हमने यहाँ रख दिया है, ऐसे किया है पहले स्टेप में। तीसरी वहीं की वहीं रह गई। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या है, डिस्क नंबर 3 तो वहीं रहेगी, जो डिस्क नंबर 2 है वो भी वहीं रहेगी, लेकिन जो डिस्क नंबर 1 है वो उठ के यहाँ आ जाएगी डिस्क नंबर 2 के ऊपर, क्योंकि हम बड़े के ऊपर छोटा रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने 2 के ऊपर वापस से आपका टावर सी खाली हो गया। अब टावर सी आपका खाली हो गया क्योंकि हमने क्या किया, हमने जो डिस्क नंबर 1 थी उठा के इधर ले आए, जो इधर जो डिस्क रखी हुई थी डिस्क नंबर 1 उसको उठा के इधर ले आए। तो यहाँ 2 थी पहले से, 1 इसके ऊपर आ गई। यहाँ पे अभी भी 3 बची हुई है फर्स्ट टावर में, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है डायग्राम में। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इस डिस्क को उठा के यहाँ रख देंगे क्योंकि ये टावर खाली है। तो अब क्या किया हमने, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला टावर खाली कर दिया, टावर ए, और यहाँ जो डिस्क थी, यहाँ जो डिस्क है 3, इसको उठा के हमने यहाँ ले आए क्योंकि ये सी खाली है बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे थर्ड डिस्क रख दी। अब ये खाली हो गया, टावर ए आपका खाली है बिल्कुल जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब क्या नेक्स्ट क्या करेंगे, टावर ए एकदम खाली है हमारा, तो जो 1 है, डिस्क नंबर 1 है, उसको टावर ए में वापस उठा के ले आए, डिस्क नंबर 1 को। तो यहाँ 1 आ गई, यहाँ 2 बच गई और यहाँ 3 हमने रखी थी। तो जब हम 1 को उठा के इधर ले आए तो फर्स्ट वाले टावर में 1 आ गई, सेकंड वाले टावर में सिर्फ 2 बची है और थर्ड वाले में 3 थी, हमने रखी थी उठा के। एक स्टेप और इसमें अभी क्या आएगा, अब हमने 3 के ऊपर 2 तो रखना ही था, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ रख देंगे जैसे हमें चाहिए ऑलरेडी। तो हमने क्या किया, इसको उठाया यहाँ से और यहाँ रख दिया 2 को। तो यहाँ पे आपका ये वाला टावर खाली हो गया, हमने 2 को 3 के ऊपर रख दिया ऐसे। ये वाला टावर खाली हो गया, टावर बी,
ए में क्या है, ए में डिस्क 1 रखी हुई है ऑलरेडी। अब आपका लास्ट स्टेप बचा है सिर्फ। लास्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो 1 इधर है इसको उठा के यहाँ रख देना है। तो यहाँ पे 1 रखा हुआ था बहुत देर से अकेला, इसको उठाया और यहाँ पे रख दिया, तो बिल्कुल ये वैसे ही बन गया जैसे इनिशियल स्टेट में था। तो हमारी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई। हमें 5-6 स्टेप्स लगे सॉल्व करने में, लेकिन हमने रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करी है। तो हमने जैसी थी इनिशियल स्टेट वैसे ही हमने उसको गोल स्टेट में पहुंचा दिया है, जो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे भी कुछ और प्रॉब्लम्स है जिनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।